हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। चलिए प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पंचायती राज व्यवस्था का प्रश्न सॉल्व करेंगे। अभी तक हम 50 प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें आपका ग्राम सभा था और पेशा एक्ट शामिल था। इसके अलावा सामान्य परिचय था पंचायती राज व्यवस्था का। आप सभी को रिवीजन करने के लिए, अगर नहीं अध्ययन किए हैं तब की बात थी, रिवीजन करने के लिए आप सभी को लिंक भेजा गया था। तो चलिए पंचायती राज व्यवस्था का प्रश्न सॉल्व करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत का चुनाव। ध्यान से पढ़िएगा, इसी प्रकार के प्रश्न अभी वर्तमान में पूछे जा रहे हैं और दिमाग लगाकर ही, सोच समझ कर ही आंसर दीजिएगा। एक ग्राम पंचायत का चुनाव 1 नवंबर सन 2000 को संपन्न हुआ और 25 नवंबर 2012 को इसकी पहली बैठक बुलाई गई। इसी बीच ग्राम पंचायत को विघटित कर दिया गया। उक्त ग्राम पंचायत के लिए नया चुनाव 20 दिसंबर 2014 को आयोजित हुआ। इस नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत की अवधि क्या होगी? चलिए बताइए। आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चुनाव हुआ है 1 नवंबर 2012 को। ध्यान से पढ़िए, डिस्कस करेंगे। और 25 नवंबर 2012 को इसकी पहली बैठक आयोजित हुई है। इसी बीच ग्राम पंचायत कुछ समय बाद विघटित हो गया है और पुनः नया चुनाव हुआ है 20 दिसंबर 2014 को। तो प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि जो नया पंचायत बना है उसका कार्यकाल कितना होगा। ए विकल्प है 31 अक्टूबर 2017, बी है 24 नवंबर 2017, सी है 19 दिसंबर 2019 और डी ऑप्शन है 26 दिसंबर 2019। अगर आपकी थोड़ी सी भी समझ होगी, अगर अध्ययन किए होंगे, तो आपको पता होगा पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी पंचायत का कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष तक रहता है। तो आप दो विकल्पों को काट सकते हैं। यदि याद रखेंगे ना, गणना पहली बैठक से की जाती है, तो 25 नवंबर 2012 से अगर आप 5 साल लेंगे तो 2017 होगा। तो 25 नवंबर का 25 नवंबर ही होगा, तो 31 अक्टूबर 2017 दिया है, तो अक्टूबर तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहली बैठक के बाद ही आपकी गणना की जाती है कार्यकाल की। हाँ, ये भी हो सकता है, अगर आपको लगा होगा चुनाव 1 नवंबर सन 2012 को हुआ है, तब आप 31 अक्टूबर 2017 को आंसर ले सकते हैं। लेकिन 26 दिसंबर कहीं इसका रोल ही नहीं है कि आपके सामने 25 दिसंबर दिया हो, तो एक विकल्प आप काट सकते हैं। दिए गए विकल्पों के अनुसार एक विकल्प आपका कट गया। 2014 से अगर लेते हैं तो 5 वर्ष 2019, 20 दिसंबर 2014 से 19 दिसंबर 2019, तो आपके सामने 3 विकल्प आ गए। 31 अक्टूबर 2017, 19 दिसंबर 2019 और 24 नवंबर 2017। आपने एक विकल्प तो काट लिए, लेकिन याद रखेंगे कार्यकाल की गणना पहली बैठक से होती है। उसके बाद जो नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत गठित हुई है उसका कार्यकाल शेष अवधि के लिए ही होगा। जो शेष समय बचा हुआ है केवल उतने तक के लिए ही उसका कार्यकाल होगा। इस तरह से 25 नवंबर 2012 को अगर पहली बैठक हुई है तो 5 साल बाद 25 का 24 नवंबर 2017 को पुनः ग्राम पंचायत का चुनाव आयोजित होगा। तो याद रखेंगे, चाहे कार्यकाल कितना भी बचा हो, जो नया पंचायत गठित होगा केवल शेष समय के लिए ही गठित होगा। इसके बारे में पूरे हम संविधान में अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है संविधान को पढ़ना, क्योंकि आपकी समझ भी विकसित होती है और एग्ज़ाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, यह हुआ आपका ग्राम पंचायत के बारे में, उसका पहला क्वेश्चन था। दूसरा प्रश्न है, यदि ग्राम पंचायत में
मतदान के पूर्व किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? ए, मतदान स्थगित हो जाएगा। बी, मतदान स्थगित नहीं होगा। सी, यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहें तो मतदान स्थगित नहीं होगा। ये आपका दूसरा प्रश्न आज का पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कोई पंचायती राज चुनाव में चुनाव लड़ने वाला है, अचानक से उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो क्या मतदान स्थगित हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वह अकेले तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मतदान स्थगित नहीं होगा, यह सही है, स्थगित तो नहीं होगा, लेकिन कुछ कंडीशन भी होनी चाहिए। वही आपका तीसरा बात लिखा है, यदि केवल एक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित हो जाएगा। देखिए, ये दोनों स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि आगे आंसर में क्या है, तथ्य क्या है। तीसरा विकल्प बोल रहा है आपसे, यदि केवल एक ही अभ्यर्थी बचा रहा हो, केवल एक अकेला ही रहा हो तो मतदान स्थगित हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही है, अकेला है। चौथा, यदि एक से अधिक अभ्यर्थी शेष रहे तो मतदान स्थगित नहीं होगा। तो ये भी सही है। चलिए ठीक है, अकेले था, चुनाव लड़ रहा था, आकस्मिक मृत्यु हो गई है तो मतदान स्थगित हो सकता है। लेकिन वहीं एक से अधिक व्यक्ति अभी भी बचे हुए हैं तो चुनाव स्थगित नहीं होगा। जो शेष अभ्यर्थी चुनाव लड़ने वाले हैं उनके बीच चुनाव की आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो इस तरह से आपको कौन सा हुआ? तीसरा और चौथा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था में आजकल बेसिक प्रश्न नहीं आ रहे हैं, समझने वाले प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए और पद के लिए चुनाव लड़ने वाला केवल एक ही उम्मीदवार शेष रह जाए तो क्या होगा? वह एक उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित हो जाएगा। दूसरा है, निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो जाएगा। नामांकन प्रक्रिया पुनः शुरू होगी। डी ऑप्शन है, निर्वाचन अधिकारी इस विषय पर निर्णय लेगा। और ई ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, पंचायत चुनाव में यदि किसी उम्मीदवार की मृत्यु हो जाए और पद के लिए चुनाव लड़ने वाला केवल एक ही उम्मीदवार शेष रहे तो क्या होगा? तो याद रखेंगे, यदि केवल एक ही अभ्यर्थी शेष बचता है तो मतदान स्थगित हो जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, ठीक है, कि जो ऑप्शन बी है आपका, निर्वाचन प्रत्यादिष्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक, याद रखेंगे ना इन सभी बातों को, कि यदि केवल एक ही अभ्यर्थी शेष बच रहे हैं किसी मृत्यु के बाद तो जो आपका निर्वाचन है वह स्थगित हो जाएगा। ठीक है, यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में कौन काम करेगा? ए ऑप्शन है, उप सरपंच। बी, वरिष्ठम पंच। सी, ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच। डी, कलेक्टर द्वारा नामित व्यक्ति। या ई, सरपंच का पद रिक्त रहेगा। चलिए बताइए। कौन सा जाएगा? ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच, ऑप्शन सी। देखिए, कोई सरपंच का पद मान लीजिए चुनाव किन्हीं कारण से नहीं हो पा रहा है, किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो सरपंच का पदभार ग्राम पंचायत के जो निर्वाचित पंच होंगे वही उसका निर्वहन करेंगे, जिन्हें स्थानापन्न सरपंच कहा जाता है। उप सरपंच
ये भी एक पंच ही होते हैं, लेकिन पंचों के द्वारा चुना जाता है। तो उप सरपंच अपने उप सरपंच पंच के उप सरपंच पद पे रहते हुए वह सरपंच का पद धारण नहीं करेगा, बल्कि यदि वह पंच के रूप में सरपंच का पद धारण करना चाहता है तो कर सकता है। ठीक है, चलिए एक बार और बताता हूँ। सरपंच का पद अगर खाली है तो ग्राम पंचायत के केवल जो निर्वाचित पंच हैं स्थानापन्न सरपंच के रूप में पद धारण कर सकता है। उप सरपंच पद वाला व्यक्ति उप सरपंच के नाम से सरपंच का पद धारण नहीं कर सकता है, बल्कि एक पंच के नाम से वह स्थानापन्न सरपंच का दायित्व निर्वहन कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या सही है। तो जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए तो अंडरलाइन कर लिया कीजिए, सही पूछा गया है कि गलत पूछा गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। पंच के निर्वाचन के लिए यहीं पर सॉल्व करते जाते हैं, सही को सही करेंगे, रॉन्ग को रॉन्ग करेंगे। आप लोग कमेंट में बताया कीजिए रॉन्ग, यस, नो, इस प्रकार से ए बी सी, ये सब जानते हैं कि ए बी सी होगा, लेकिन प्रश्न में जैसा पूछा जा रहा है उस तरह से आंसर दिया कीजिए। पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ एक शपथ पत्र प्रस्तुत करता है। सही है कि गलत है जी? बताइए, पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ शपथ प्रस्तुत करता है या नहीं करता है? नहीं करता है। ठीक, दूसरा आपसे पूछा जा रहा है, पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ एक स्व घोषणा पत्र जारी करता है या नहीं? पंच की बात हो रही है। यदि वह शपथ पत्र नहीं देता है तो क्या वह स्व घोषणा पत्र देता है? यह भी आपका गलत है। आगे डिस्कस करेंगे। चलिए पहले समझा देता हूं आप सभी को, पहले सुन लीजिए। जब कोई पंचायत का पदाधिकारी होता है, जैसे ग्राम पंचायत में आपका पंच है और सरपंच है, जनपद पंचायत का बीडीसी है और जिला पंचायत का भी डीडीसी है, जिनको हम जिला पंचायत सदस्य कहते हैं। तो जब पंच अपना फॉर्म भरने जाता है, नामांकन फॉर्म भरता है, तो केवल वह जमानत राशि ही प्रस्तुत करता है, न कि किसी प्रकार का शपथ पत्र या घोषणा पत्र। तो ये आपका दोनों विकल्प गलत है। पंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र या स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपका बिल्कुल सही है कि पंच जो होता है उसे ना तो शपथ पत्र की आवश्यकता पड़ती है, ना स्व घोषणा पत्र की। केवल जो जमानत राशि है 50 रुपये, वही उनको जमा करना पड़ता है। चौथा विकल्प देखिए, चौथा बिंदु है, सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत करता है। क्या यह सही है? सोच लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। तो यह आपका गलत है। सरपंच जब नामांकन फॉर्म भरने जाता है तो केवल एक स्व घोषणा पत्र लेकर जाता है, केवल स्व घोषणा पत्र ही लेकर जाता है। इसके साथ ही साथ 1000 रुपये जमानत राशि अनारक्षित वर्ग के लिए होता है, जबकि आरक्षित वर्ग को 500 रुपये जमा करना पड़ता है। तो इस तरह से पंच को न शपथ पत्र की आवश्यकता पड़ती है, न स्व घोषणा पत्र की। वहीं आपके सरपंच को केवल स्व घोषणा पत्र ही लगता है, न कि शपथ पत्र। तो आपका पांचवा विकल्प गलत है। छठवां है, देखिए, सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र या स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये क्या है? छठवां विकल्प। ये तो गलत है कि उसे केवल स्व घोषणा पत्र ले जाना पड़ता है। तो आपका पांचवा विकल्प है, सरपंच के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी नामांकन पत्र के साथ स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है। तो यह आपका सही है। रिवीजन कर लीजिए।
जब याद रखेंगे कोई भी पंचायत के पदाधिकारी हैं जो चुनाव लड़ने के लिए नामांकन फॉर्म भरने जाते हैं, तो ग्राम पंचायत स्तर के 2 पदाधिकारी, एक पंच दूसरा सरपंच। जो पंच है वह शपथ पत्र और स्वघोषणा पत्र इसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहीं आपके सरपंच को शपथ पत्र भले ही आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन स्वघोषणा पत्र देना पड़ता है। वहीं आप देखेंगे जो जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं, जिन्हें हम बीडीसी के नाम से जानते हैं, उन्हें नामांकन पत्र के साथ एक शपथ पत्र देना पड़ता है, न कि स्वघोषणा पत्र। अंतिम में है आपका जिला पंचायत सदस्य, जिसे डीडीसी के नाम से जानते हैं। इन्हें स्वघोषणा पत्र देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, केवल शपथ पत्र ही देना पड़ता है। तो इस तरह से याद रखेंगे, केवल सरपंच जो पद के लिए स्वघोषणा पत्र देना पड़ता है, न कि पंच, जनपद पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य। इन बातों को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आज का अगला प्रश्न है, यदि कोई मतदाता एक वार्ड से नामांकन पत्र ग्राम पंचायत में पंच हेतु प्रस्तुत करता है और इसके बाद वह दूसरे वार्ड से भी पंच हेतु नामांकन पत्र दाखिल करता है, बाद में वह दूसरा नामांकन पत्र वापस ले लेता है, तो उसके पहले नामांकन पत्र का क्या होगा? क्या वह अवैध हो जाएगा? आपसे पूछा जा रहा है, कोई पंच के लिए चुनाव लड़ रहा है और 2 स्थान पर वह फॉर्म भरता है। ठीक है, पहले स्थान पर जब फॉर्म भरने के बाद जब दूसरे स्थान पर फॉर्म भरने जाता है तो ठीक है, फॉर्म भरता है, उसके बाद वह अपना नाम वापस ले लेता है। तो क्या पहले नामांकन पत्र क्या होगा उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो क्या अवैध घोषित हो जाएगा? यस या नो? अवैध घोषित नहीं होगा। तो क्या होगा? अवैध नहीं होगा। जब अवैध हो जाएगा पूछा जा रहा है तो नहीं होगा, तो हम दूसरा विकल्प सही ले सकते हैं। तीसरा क्या है, चुनाव अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। तो उनका निर्णय अंतिम की बात नहीं है। यदि दूसरे जगह से वह अपना नामांकन पत्र वापस ले लेता है तो पहले स्थान पर उसका नामांकन पत्र अवैध नहीं होगा। चलिए, यस या नो कमेंट करके बताइएगा। आपसे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है। पंचायत के पदाधिकारी कौन कौन से हैं? पंच है, सरपंच है, बीडीसी है और डीडीसी है। तो बताइए, कोई एक पंच क्या 2 अलग अलग वार्ड से नामांकन फॉर्म भर सकता है? यस या नो? नो। क्या कोई सरपंच पदाधिकारी 2 ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ सकता है? यस या नो? नो। इसी क्रम में क्या जो बीडीसी है और डीडीसी है, क्या अलग अलग वार्ड से चुनाव लड़ सकता है? नहीं लड़ सकते। याद रखेंगे समतुल्य जो पद होते हैं, जैसे पंच, सरपंच, बीडीसी, डीडीसी, तो आप अलग अलग वार्ड से चुनाव या अलग ग्राम पंचायत से एक ही पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। भले ही आप पंच और सरपंच दोनों का पद एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। पंच का चुनाव लड़ने के साथ ही साथ आप बीडीसी का भी चुनाव लड़ सकते हैं। पंच के साथ ही साथ आप डीडीसी का भी चुनाव लड़ सकते हैं। सरपंच के साथ भी आप बीडीसी का चुनाव लड़ सकते हैं। सरपंच के साथ डीडीसी का भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीडीसी और डीडीसी इसका भी चुनाव लड़ना चाहते हैं तो लड़ सकते हैं। इसको मैं
आपको पंचायती राज व्यवस्था में अच्छे से बताया था। यदि अभी तक आप लोगों ने पंचायती राज व्यवस्था का वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर देख लीजिएगा, और नोट्स अगर नहीं बना पाए होंगे तो भी आप मेरे से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वर्तमान जो पिछले साल पंचायती राज व्यवस्था में जो परिवर्तन हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही नोट्स तैयार किया गया है। ठीक है, जिनको भी चाहिए होगा मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न है, पंचायतें यदि समय से पहले भंग होती है तो कितने समय के भीतर उनका चुनाव होना अनिवार्य है? ए ऑप्शन है 2 वर्ष के भीतर, बी ऑप्शन है 1 वर्ष के भीतर, सी है 6 महीने के भीतर, डी है 3 महीने के भीतर। बताइए, यदि पंचायत है समय से पहले भंग हो जा रही है तो कितने समय के भीतर उनका चुनाव होना अनिवार्य है? ऑप्शन सी 6 महीने के भीतर। ठीक है, याद रखेंगे केवल 6 माह का ही समय मिलता है। आगे हम इसको संविधान में अध्ययन करेंगे, जो संविधान में रजिस्ट्रेशन करवाए हैं उन छात्रों के लिए, और जो कराना चाहते होंगे आप लोग भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। केवल 100 रुपये उसका शुल्क है, जिसमें आपको कक्षा का वीडियो मिलेगा 48 घंटे के लिए और नोट्स दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से कोई घाटा नहीं है, आपको 100 रुपये में अगर अध्ययन करना होगा तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। ठीक है, अभी केवल हम संवैधानिक विकासक्रम ही देखे हैं 1773 से 1950 तक के बारे में। इसके अलावा जो भारतीय संविधान के भाग हैं और अनुसूची हैं, केवल 3 ही टॉपिक हुआ है। देख लीजिएगा, जिनको भी रजिस्ट्रेशन कराना होगा करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है? एक जिला निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होता है। सही है कि गलत है जी? तो यह आपका सही है। एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं। यस या नो? एक या अधिक रिटर्निंग अधिकारी होते हैं, यस और नो? बताइए जी। होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तीसरा है, रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग करता है। सही है कि गलत है जी? यह भी आपका सही है कि रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, जबकि रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति आयोग की सहमति से जिला निर्वाचन अधिकारी कर सकता है। इसके बारे में भी देखे हैं कि सलाह लेना पड़ेगा, लेकिन जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वह भी नियुक्त कर सकता है। 5वां है, देखिए, नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है। सही है कि गलत है? बताइए। तो याद रखेंगे, जो नायब तहसीलदार है वह जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत दोनों स्तर के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, न कि जिला पंचायत स्तर के। तो देख लीजिए, नायब तहसीलदार जनपद पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। नायब तहसीलदार ग्राम पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। नायब तहसीलदार जिला पंचायत के लिए रिटर्निंग अधिकारी हो सकते हैं, तो यह नहीं हो सकता है, क्योंकि जो जिला कलेक्टर होता है, जो जिले का कलेक्टर होता है, वह जिला स्तर के रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त होते हैं जिला पंचायत के लिए। ठीक है, अगला है, जिला निर्वाचन अधिकारी ही एकमात्र रिटर्निंग अधिकारी हो सकता है, तो यह पूर्णतः गलत है। ठीक है, इस तरह से आपके हुए पंचायत चुनाव के विषय में सही क्या है उसके बारे में विकल्प मत देखिए, यस और नो पे कमेंट कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से
किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है? ए सरपंच, बी उप सरपंच, सी पंच, डी जनपद पंचायत का सदस्य। चलिए बताइए, आपसे एक वर्ड में पूछा जा रहा है कि किसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप पर नहीं होता है। इसका हम अच्छे से अध्ययन किए हैं, किसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है, किसका अप्रत्यक्ष, कौन सा प्रत्यक्ष चुनाव है, कौन सा अप्रत्यक्ष चुनाव है, इसका परिभाषा के रूप में भी देखे हैं। तो देखिए, जो उप सरपंच है, उपाध्यक्ष है, इसके अलावा आपके चाहे बीडीसी की बात हो, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष या जिला पंचायत उपाध्यक्ष, इनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उप सरपंच। चलिए अगला प्रश्न है, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। चलिए जी, इस आंकड़ा को सुधार लेंगे और कमेंट करके बताते जाइएगा। आप लोगों को तो मैं पढ़ाते टाइम सुधरवा दिया था, क्योंकि मेरा नोट्स कंप्लीटली जो पिछले साल अधिनियम चेंज हुआ है उसके अनुसार ही तैयार हुआ है। ठीक है, तो चलिए कमेंट में बताते जाइए, पंच उम्मीदवार के लिए क्या 40 रुपये है? यह आपका अनारक्षित वर्ग के लिए है। अनारक्षित वर्ग का बताइए कितना रुपए है जी? जो पंच के लिए उम्मीदवार है, अनारक्षित वर्ग का कितना रुपए है? वह है 50 रुपये। ठीक है, बताइए पंच महिला उम्मीदवार के लिए कितना होगा जी? 50 रुपये होगा कि 25 रुपये होगा कि कुछ और होगा? तो पंच महिला उम्मीदवार के लिए 25 रुपये ही होगा, क्योंकि आरक्षित वर्ग का अनारक्षित वर्ग का आधा होता है। तो अनारक्षित का यदि 50 रुपये है तो उसका आरक्षित वर्ग में आधा हो जाएगा 25 रुपये। अनारक्षित में आपका आता है एसटी, एससी, ओबीसी और महिला वर्ग। ठीक है, सरपंच उम्मीदवार के लिए 400 रुपये जमानत राशि क्या जमा करना पड़ता है? अनारक्षित वर्ग को सरपंच उम्मीदवार के रूप में जमानत राशि कितना देना पड़ता है? क्या है जमानत राशि? चैनल में वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, पूरा पंचायती राज का कंप्लीटली वीडियो है, सभी पार्ट उसके यहाँ मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। तो सरपंच उम्मीदवार के लिए अनारक्षित वर्ग को 1000 रुपये लगता है जमानत राशि के रूप में। अगला दिया है सरपंच अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए 100 रुपये। सही है कि गलत है? अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए क्या 100 रुपये लगता है? तो याद रखेंगे, सरपंच अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार आपका आरक्षित वर्ग के अंतर्गत आता है, तो 1000 का आधा 500 रुपये आप उनको भी लगेगा। अगला है जनपद पंचायत सदस्य उम्मीदवार के लिए 500 रुपये लगता है। जनपद पंचायत सदस्य के लिए क्या 500 रुपये लगता है जी? अनारक्षित वर्ग की बात हो रही है, जनपद पंचायत सदस्य दिया है मतलब अनारक्षित। तो याद रखेंगे, वर्तमान में 500 रुपये नहीं लगता, 2000 रुपये लगता है। ठीक है, छठवां है जनपद पंचायत सदस्य अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार के लिए क्या 200 रुपये लगता है? आरक्षित वर्ग की बात हो रही है जनपद पंचायत सदस्य के रूप में, तो जस्ट इसका आधा रहेगा, 2000 का 1000 रुपये। चलिए बताइए जी, अगला है आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। उम्मीद करता हूँ आप सभी अध्ययन किए होंगे। जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार के लिए, जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार के लिए क्या 1500 रुपये लगता है? यह आपका अनारक्षित वर्ग है। कितना लगता है बताइए, सभी कमेंट करके सभी बताइए।
तो याद रखेंगे, जिला पंचायत सदस्य अनारक्षित वर्ग को पूरे के पूरे 4,000 रुपये लगते हैं, जबकि वही आरक्षित वर्ग को 2,000 रुपये लगता है। तो आप लोग डाटा सुधार लीजिएगा। यदि आप कोई दूसरे कोचिंग का पुराना बुक रखे होंगे या आपका खुद का नोट्स पुराना होगा तो डाटा सुधार लीजिएगा। पंच उम्मीदवार अनारक्षित वर्ग का 50 रुपये है और आरक्षित का 25 रुपये। सरपंच उम्मीदवार के लिए अनारक्षित वर्ग का 1,000 रुपये है, वहीं आरक्षित वर्ग का 500 रुपये। हम कासन मनी की बात कर रहे हैं, जमानत राशि। वहीं जनपद पंचायत सदस्य जिसे बीडीसी कहते हैं, अगर उनका चुनाव लड़ते हैं तो आपको जमानत राशि 2,000 रुपये देनी पड़ेगी अनारक्षित वर्ग को, और आरक्षित वर्ग को 1,000 रुपये। वहीं जिला पंचायत सदस्य जिन्हें डीडीसी कहते हैं, अनारक्षित वर्ग को लगेगा 4,000 रुपये और जिला पंचायत सदस्य को लगेगा 2,000 रुपये। तो ये आपका वर्तमान में जो जमानत राशि है उसके बारे में याद रखेंगे। आरक्षित वर्ग के अंतर्गत एसटी, एससी, ओबीसी और महिला वर्ग आते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निवेदित मत और मत पत्र के विषय में सही क्या है? निवेदित मत और मत पत्र के विषय में सही क्या है? चलिए बताइए। यह मतदान केंद्र में उपयोग किए जाने वाले मत पत्रों के समान होता है। आपको टेंडर वोट के बारे में पूछा जा रहा है, पढ़ाए हैं आपको टेंडर वोट क्या होता है, बताइए। दूसरा है, यह अंधे मतदाताओं को दिया जाता है। सही है कि गलत है जी? देखिए, यह मतदान केंद्र में उपयोग किए जाने वाले मत पत्रों के समान होता है, बिल्कुल सही है। अगला आपको बोला जा रहा है, यह अंधे मतदाताओं को दिया जाता है, तो गलत है। यह मत पेटी में डाला जाता है, तो नहीं डाला जाता है। यह मतदान केंद्र को प्रदत्त अंतिम मतपत्र होता है। सही है कि गलत है जी? बताइए। यह आपका सही है कि मतदान केंद्र को जब अंतिम मतपत्र के रूप में दिया जाता है, जब आपका इक्वल हो जाता है तब की स्थिति में। पांचवा है, यह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान करना है। तो वोटिंग मशीन तो उपयोग होता ही नहीं है वर्तमान में पंचायत स्तर पर। छठवां है, यह पीठासीन अधिकारी के हाथ में दिया जाता है। तो यह आपका बिल्कुल सही है। सातवां है, यह डाक मतपत्र की तकनीकी शब्दावली है। तो यहाँ पर हम पंचायती राज व्यवस्था के बारे में देख रहे हैं, तो कहाँ से आप डाक का प्रयोग कर सकते हैं, तो यह आपका बिल्कुल गलत है। आठवां है, सामान्य परिस्थिति में इनकी गणना करना आवश्यक नहीं है। तो यह आपका सही है। आप लोगों को बताया गया है कि टेंडर वोट क्या है, देख लीजिएगा, निवेदित मत कहते हैं उसे। ठीक है, वीडियो में आप सभी को बताया हूँ, इसको बताऊंगा तो आगे प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना अनिवार्य है? इसको देख चुके हैं, 6 माह के अंदर। चलिए, ये आपका चुनाव चिन्ह से संबंधित है। एक तरफ आपको दिया है छत्तीसगढ़ में पंचायती राज चुनाव, और दूसरे तरफ दिया है उसका रंग पत्र क्या होता है, जो मतदान पत्र होता है उसका रंग क्या होता है। तो चलिए बताते जाइए। ABCD कोई कमेंट नहीं करेगा जी, सीधा आप लिखिए नीला, गुलाबी, पीला, सफ़ेद जो भी हैं। मैं आपको पूरे 10 सेकंड का समय दूंगा। पुनः बोल रहा हूँ, ABCD कोई मत लिखिएगा। चलिए बताइए। जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, इसका मत पत्र का रंग क्या होता है? तो याद रखेंगे, जिला पंचायत सदस्य, इसका मत पत्र का जो रंग होता है वह गुलाबी रंग का होता है। ठीक है। दूसरा देखिए, जनपद पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य, इसके मत पत्र का रंग क्या होता है? ABCD नहीं बोलना है, रंग का नाम लिखिए। जनपद पंचायत सदस्य,
इसके मतपत्र का रंग होता है पीला। सरपंच, सरपंच को बताइए इसका मतपत्र का रंग क्या होता है? इसके मतपत्र का रंग होता है नीला। वहीं आपके पंच के मतपत्र का रंग होता है सफ़ेद। तो देखिए, जो पंचायत चुनाव के अंतर्गत मतपत्र जारी किए जाते हैं वह स्थिर नहीं है, परिवर्तित हो सकता है, लेकिन वर्तमान में यही प्रारूप अभी जो चुनाव हुआ है उसमें हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अगर पीएससी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं तो 18 से ऊपर वाले ही होंगे। तो बताइए कितने लोग पिछले साल पंचायत स्तर के चुनाव में मतदान का प्रयोग किए थे? कितने लोग किए हैं जी? कि आप सभी को पता है सफ़ेद किस में किए थे, नीला किस में है, गुलाबी की पीला, कि केवल अध्ययन के ही रूप में आपको पता है, अध्ययन के लिए ही जानते हैं कि पंच को सफ़ेद में देते हैं, सरपंच को नीला के देते हैं। कितने लोग दिए थे जी चुनाव में वोट? देना चाहिए, अपने मत का प्रयोग कीजिए, तभी आप एक अच्छा चुन सकते हैं। ठीक है, पंच, सरपंच, उप सरपंच सभी अपने पद का निर्वहन सही तरीके से किए, इसके लिए आप भी अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सभी मतदान किया कीजिए। अभी देखें इसके बारे में। चलिए अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है? ए ऑप्शन है पंचायत चुनाव परिणाम की घोषित तिथि से। बी ऑप्शन है पंचायत चुनाव परिणाम की अधिसूचना तिथि से। सी ऑप्शन है पंचों और सरपंच के शपथ ग्रहण की तिथि से। डी ऑप्शन है ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से। या ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए ग्राम पंचायत की कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी। ठीक है, ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से ही कार्यकाल की गणना की जाती है। प्रथम सम्मेलन के बाद ही पूरे के पूरे 5 वर्ष का कार्यकाल उस पंचायत का होता है। ठीक है, ये आपका चुनाव चिन्ह से संबंधित है। ये भी प्रश्न पूछे जाते थे 2016-17 तक। अभी पिछले 2-3 साल में प्रश्न नहीं पूछा गया है, फिर भी याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे पंच का चुनाव है तो जो छोटे जो घर में प्रयोग होने वाले वस्तुएं हैं उनका आपका पंच में होता है। सरपंच में भी उसी तरह से उससे थोड़ा ऊपर वाले लेवल के जो वस्तु होते हैं वह उनको चुनाव चिन्ह के रूप में मिलता है। जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य ये थोड़ा शिक्षित वर्ग के अंतर्गत पद के रूप में आते हैं, इसलिए इनका चुनाव चिन्ह थोड़ा उचित इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में या जो महंगे वस्तु होते हैं उनको चुनाव चिन्ह के रूप में दिया जाता है। तो बताइए जो प्रश्न पूछा गया है ABCD कमेंट नहीं करना है। पंच का बताइए, पंच का चुनाव चिन्ह क्या होता है? अगर मतदान किए थे, अभी बताए हैं आप सभी कि हाँ किए थे, तो बताइए पंच का चुनाव चिन्ह किस में होता है? क्या बाल्टी होता है, टेबल होता है, टेबल पंखा होता है, या श्याम पट होता है? अल्फ़ाबेटिकल होता है, सभी को बताया गया था अध्ययन के दौरान। तो पंच के चुनाव में दिए गए चिन्हों में कौन सा होता है जी? तो याद रखेंगे पंच के चुनाव में बाल्टी का प्रयोग किया जाता है। सरपंच में कौन सा किया जाता है जी? दिए गए विकल्पों के अनुसार पंच के में अगर बाल्टी का प्रयोग किया जाता है तो सरपंच के में किया जाता है टेबल का प्रयोग, क्योंकि टेबल के देखिए टेबल पंखा भी दिया हुआ है तो आपका टेबल से ऊपर वाला लेवल का है। अगला है जिला पंचायत जनपद पंचायत सदस्य। जनपद पंचायत सदस्य के लिए किसका प्रयोग किया जाता है जी? चुनाव चिन्ह के रूप में क्या रहता है जिला जनपद पंचायत सदस्य का? जनपद पंचायत सदस्य का रहता है श्यामपट और जिला पंचायत सदस्य का रहता है टेबल पंखा। तो ये रहा आपका राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित चुनाव चिन्ह के बारे में। अगला है जिला पंचायत के अध्यक्ष। ये आपका ग्राम पंचायत से ऊपर वाले प्रश्न हैं।
बताइए अभी प्रश्न सॉल्व करेंगे कि अगले शनिवार या रविवार को सॉल्व करेंगे? आप लोग जैसा बोलिए उसके अनुसार करेंगे। चलिए फिर ग्राम पंचायत का चुनाव तो हो गया, उसका हम प्रश्न भी सॉल्व कर लिए। जनपद पंचायत का प्रश्न हम अगली कक्षा में सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद जिला पंचायत का प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए पंचायती राज व्यवस्था को हम सभी प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आते हैं थोड़ा घुमावदार रहता है और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा भरती है। तो आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना पड़ेगा। आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कराऊंगा पंचायती राज व्यवस्था को। अगर मैं पढ़ाया हूँ पंचायती राज व्यवस्था को अच्छे से, तो उससे भी अच्छा मैं आपको प्रश्न सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले शनिवार और रविवार को प्रीलिम्स के टेस्ट के लिए। कल से आप सभी की कक्षाएं पुनः प्रारंभ हो जाएगी। सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आप सभी की कक्षाएं होंगी और शनिवार रविवार को आपका प्रीलिम्स के ध्यान में रखते हुए टेस्ट लिया जाएगा। मिलते हैं फिर कल कक्षा में। आज के लिए धन्यवाद।